गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस बार बार हमें पेपर के अंदर आ रहे हैं ना, हम उसको एक बार इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, अच्छे से गो थ्रू करेंगे और उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको उसको भी डिटेल में करवाऊंगा। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो और रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट। देखो स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कंसेप्ट। और फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को एक पीरियड के अंदर मेजर करते हैं, मतलब जब भी कोई चीज को पीरियड में मेजर करते हो ना, दैट इज कॉल्ड अ फ्लो कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी को सैलरी देते हैं या किसी को वेजेस पे की जाती है, ठीक है ना, तो ये किसके हिसाब से पे की जाती है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर दी जाती है या इसको मेजर करने का तरीका क्या है? देखो दी जाती है उससे मतलब नहीं है, मेजर करने का तरीका क्या है कि सैलरी को हम कैसे मेजर करते हैं। सैलरी को मेजर करते हैं हम पीरियड के अंदर कि 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी, है ना। तो एक पीरियड है हमारे पास, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का। ऐसे ही वेजिस, तो वेजिस हम डेली देते हैं, तो 1 डे पीरियड, 2 डे पीरियड, 3 डे पीरियड। तो जब भी किसी चीज को ऐसे पीरियड में मेजर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ फ्लो कंसेप्ट। लेकिन स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? जब किसी भी चीज को ऐसे पीरियड में मेजर नहीं कर सकते लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी? वेल्थ की, ठीक है ना। तो वेल्थ मतलब क्या कि आपके पास कितनी वेल्थ है, तो उसको हम ऐसे तो नहीं मेजर कर सकते कि 1 साल की वेल्थ कितनी है, 2 साल की वेल्थ कितनी है, नहीं, ऐसे उसको मेजर नहीं किया जाता। वेल्थ एक कंसेप्ट ऐसा है जिसको एक आप पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मेजर करते हो कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यानी कि 31 मार्च तक आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज पड़ी है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड वेल्थ कंसेप्ट। या हम बोल सकते हैं मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि एक 31 मार्च तक या 1 फरवरी तक पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा गवर्नमेंट ने सर्कुलेट कर दिया है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, या देश के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट हो चुका है, या 31 मार्च को आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे पड़े हैं। तो ये सारा कंसेप्ट कौन सा है? ये स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि आप इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर रहे हो। लेकिन फ्लो में मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को पीरियड में मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। क्योंकि देखो कैपिटल, अगर आप पैसा, कैपिटल मतलब क्या होता है? वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो हम ऐसा तो नहीं बोलते 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का, तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमने एक 31 मार्च तक 10 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर करते हैं। तो दैट इज अ कैपिटल। तो कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, यस। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट, यस। क्योंकि जो जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं कैपिटल के ऊपर, वो तो 1 मंथ का या 2 मंथ का या 6 महीने का या साल का, इसी हिसाब पीरियड में मेजर किया जाता है ना। तो कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, यस इट इज अ ट्रू। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो ध्यान से, एमपीएस बोला है, एमपीएस। तो एमपीएस का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है ना। और एक कंसेप्ट क्या होता है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के, वन वन माइनस एमपीसी, ठीक है ना। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वो आपकी इनकम को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मली के इज इक्वल टू वन वन माइनस एमपीसी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो इसका आंसर तो क्या होगा? नो होगा। लेकिन इसको मैं अब एग्जांपल से आपको एक बार प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। देखो के इज इक्वल टू वन वन माइनस एमपीसी मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं एमपीसी को 0 पॉइंट कितना लेता हूं, 75 ले लेता हूं। लेट्स से एमपीसी, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, की अगर आपकी इनकम 100 रुपए चेंज हो रही है तो उसमें से आप कितना कंजप्शन कर रहे हो,
तो 1 माइनस 0.75, तो इट विल बी 0.25। तो 100 नीचे तो 100 ऊपर चला गया, तो इट विल बी k इज इक्वल टू 4, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है आपका 4 है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मैं k को MPC को 0.25 लेता, मतलब MPC को कम कर देता, तो 1 माइनस 0.25, तो k इज इक्वल टू 0.75, तो इट विल बी 100/75। तो ये हमारे पास क्या था 4/3, 1 पॉइंट समथिंग आता। तो देखो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जैसे ही हमने कम की, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी 4 से कम होकर कितना हो गया 1.33 हो गया। तो MPC और K इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन MPS मतलब क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। या अगर हम नॉर्मली भी सोचकर देखें कि अगर हम सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना ज्यादा कंजप्शन करेंगे उतना ही हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती रहेगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आपने 100 रुपया कमाया और सारा का सारा आपने खर्च कर दिया, तो वो किसी और की इनकम बनेगी, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डबल हो जाती है, ठीक है ना। तो MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इनके बीच में तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, MPS की, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। यानी कि अगर जितना ज्यादा आप सेविंग करते जाओगे उतना ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होता जाएगा, मतलब खर्चा कम करोगे सेविंग ज्यादा करोगे। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में है, MPC एंड के बीच में, कि जितना ज्यादा आपका MPC होगा उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या है, फॉल्स। तो आंसर विल बी बी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स आर 4 लाख, मतलब कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएशन करते हैं 4 लाख रुपए का, एंड लीगल रिजर्व रेशियो कितनी है 5% है। तो व्हाट इज द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। देखो हमें सबको पता है कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। कैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, जो उनके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स आते हैं उनके साथ ही वो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है ना, जिसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं हम, तो या मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या होता है 1 लीगल रिजर्व रेशियो, और क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है 1 लीगल रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो कितना क्रेडिट क्रिएट किया है उन्होंने, देखो उन्होंने क्रेडिट क्रिएट किया है 4 लाख रुपीस का, लीगल रिजर्व रेशियो कितनी है 5% है, तो उन्होंने पूछा इनिशियल डिपॉजिट कितना है, ठीक है ना। 4 लाख इज इक्वल टू 5% है, तो 100 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा इंटू एक्स, तो इट विल बी 20। तो 4 लाख इज इक्वल टू 20x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 लाख अपॉन 20, तो x इज इक्वल टू 20,000। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी 20। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो इन्फ्लेशन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग इन इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन है लगातार इकोनॉमी में क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो टू कंट्रोल इट आरबीआई हैज डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन सी पॉलिसी यूज करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है ना। तो आरबीआई कौन सी एक्टिविटी इनमें से करेगा, इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है तो डिक्रीजिंग द सीआरआर। देखो क्या कैश रिजर्व रेशियो को कम किया जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर रिजर्व रेशियो कम की गई तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन पैसा तो इकोनॉमी में डालना नहीं है, तो ये तो करेगा नहीं वो। सेकंड, इंक्रीज द रेपो रेट, यस, लोन रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे कमर्शियल बैंक भी आगे मार्केट में लोन बढ़ा देगा और इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा, ये करेगा। दूसरा, स्टार्ट क्रेडिट रैशनिंग ऑन सर्टेन सेक्टर विच क्रिएट इन्फ्लेशन, यस क्रेडिट रैशनिंग भी करेगा। तो ये उसका कौन सा मेजर होगा, ये क्वालिटेटिव होगा, और वो ऊपर वाला कौन सा था, क्वांटिटेटिव मेजर्स थे, ठीक है, तो ये भी करेगा। तो आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास असर्शन रीजन है। तो असर्शन हमारे पास क्या है, द करेंसी नोट्स डू नॉट कैरी एज मच वैल्यू इन इट एज इट डिनोमिनेटेड स्टिल हैज जनरल एक्सेप्टेंस। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि जो करेंसी नोट्स है हमारे पास 2000 के 500 के, उनकी वैल्यू उतनी नहीं है जितना उनके ऊपर डिनोमिनेटर, जितना उनके ऊपर लिखा हुआ है। यानी कि जो नोट है
यहाँ हम बात करें नोट है तो 500 रुपए का इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन क्या इस कागज की वैल्यू 500 है? नहीं है, लेकिन स्टिल है जनरल एक्सेप्टेंस। यस, उनकी एक्सेप्टेंस है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? Because currency notes are backed by a legal promise from the central bank and central government of the country। बिल्कुल सही बात है। देखो, इस जो करेंसी की वैल्यू होती है ना, जितनी उसकी वैल्यू होती है, लेकिन उसकी एक्चुअल में उस कागज की वैल्यू उतनी नहीं होती। और वो फिर भी जनरल एक्सेप्टेंस क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक लीगल प्रॉमिस है, लीगल एक्सेप्टेंस है। किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या है, गारंटी है उसके पीछे। तो ये बात बिल्कुल, तो assertion रीजन बोथ आर ट्रू विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एज्यूम्ड इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है ना। एंड एमपीएस, फाइंड एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड आउट करना है। और ऑटोनॉमस कंजप्शन कितनी है? 500, ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000 एंड इनकम इज 5000। देखो सिंपल सी बात है कि हमें क्या बोल दिया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बिकॉज इकोनॉमी किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो एग्रीगेट डिमांड क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होती है? सी प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम। तो कंजप्शन हम बोले तो कंजप्शन विल बी ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई इज इक्वल टू प्लस आई इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। देखो ऑटोनॉमस कंजप्शन कितनी है आपकी? ऑटोनॉमस कंजप्शन विल बी 500। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन इनकम दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है? 5000 दे रखी है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट भी कितनी दे रखी है? 1000 दे रखी है, और इनकम तो वैसे कितनी है? 5000 है। तो ये कितना आएगा? तो 1000 प्लस 500 हमने प्लस कर दिया, तो इट विल बी 1500 प्लस एमपीसी ब्रैकेट में 5000 इज इक्वल टू 5000। तो ये आ गया हमारे पास एमपीसी 5000 इज इक्वल टू 5000 माइनस 1500, तो इट विल बी 3500। तो एमपीसी कितना आ गया हमारे पास? एमपीसी विल बी 3500 अपॉन 5000। तो ये 0 से 0 कट गया, इट विल बी 0.7। तो अगर एमपीसी 0.7 है तो, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? एमपीएस पूछा है। तो एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा? 0.3। तो आंसर विल बी सी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फिस्कल डेफिसिट इज, देखो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? जब टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का टोटल रेवेन्यू से क्या हो? कम हो, एक्सेप्ट बोरिंग्स, क्योंकि जो बोरिंग्स होती हैं वो तो इसी डेफिसिट को पूरा करने के लिए की जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू है? नहीं, क्योंकि बोरिंग्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी, लेकिन बोरिंग इसके फिस्कल डेफिसिट के अंदर बोरिंग इंक्लूड नहीं होती। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? तो हो ही नहीं सकता। तो यस, आंसर विल बी सी, बोरिंग्स। तो याद रखना फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू या तो टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होगा टोटल रिसिप्ट के, जिसमें बोरिंग्स इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट सरकार को होगा, सरकार उसके लिए ही तो बोरिंग्स लेती है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स भी हम बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हेन मनी इज बोरोड बाय गवर्नमेंट, देखो सरकार ने पैसा बोरो किया टू रीपे इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, इट विल क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ, मतलब सरकार जो बोरिंग्स कर रही है ना, गवर्नमेंट जो बोरिंग्स कर रही है वो किसके लिए कर रही है? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कर रही है सारी, मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट की पेमेंट के ऊपर चला जा रहा है। तो ये किस सिचुएशन को क्रिएट कर देगा? हाई प्राइमरी डेफिसिट। देखो प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट हमें एक्चुअल में बताता है कि एक्चुअल में देश को इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा कितना एक्स्ट्रा घाटा हुआ है या कितना डेफिसिट हुआ है। तो क्या अगर देखो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है? बोरिंग्स होता है, ठीक है ना। तो अगर जितनी सरकार ने बोरिंग्स करी, तो लेट से मैं एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 50,000 करोड़ की सरकार ने बोरिंग करी और सारे का सारा इंटरेस्ट पेमेंट कर दी सरकार ने, ठीक है ना। तो बोरिंग्स, फिस्कल डेफिसिट को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बोरिंग्स, ठीक है ना। तो बोरिंग माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो इससे क्या प्राइमरी डेफिसिट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा तो नहीं ना, क्योंकि जितनी बोरिंग्स थी उतना ही सारा का सारा सरकार ने क्या कर दिया? इंटरेस्ट पेमेंट कर दी। तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ जीरो प्राइमरी डेफिसिट। कौन सी सिचुएशन होगी? जीरो
प्राइमरी डेफिसिट। मतलब प्राइमरी डेफिसिट कुछ है ही नहीं, जितना भी सरकार ने पैसा बोरो किया सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट करने के ऊपर लगा दिया, और ये सिचुएशन किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। आंसर विल बी बी, जीरो प्राइमरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। जो एक्सचेंज रेट है वो इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इंडियन करेंसी इज वीक अगेंस्ट डॉलर, देन इट विल लीड्स टू, मतलब कि मान लो $1 पहले कितने का था, 50 का था, अब $1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 100 रुपए होगी। यानी कि जो एक्सचेंज रेट है ना इंडियन करेंसी और अमेरिकन करेंसी का, वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई। यानी कि $1 50 का था, अब $1 कितने का हो गया, 100 का हो गया। तो इट विल लीड्स टू, तो ये किस सिचुएशन को राइज करेगा? देखो सबसे पहले हमारे पास क्या इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिका इन इंडिया, क्या अमेरिका का एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर बढ़ जाएगा? देखो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि मान लो एक चीज जिसकी वैल्यू $5,000 थी, तो अमेरिका अगर इंडिया में बेचता तो पहले वो कितने डॉलर ले आता, 50 को डिवाइड करेंगे 50 से तो कितना आएगा, $100। मतलब एक $50,000 की मान लो एक क्या थी, एक चेयर थी $5,000 की। तो जब अमेरिका इस चेयर को इंडिया में बेचता था ना, तो उसको बदले में कितने रुपए मिलते थे, $100 मिलते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट $1 की बजाय $100 हुआ, तो ये जो सेम 5,000 की चीज चेयर अमेरिका इंडिया में बेचेगा, तो अब उसको कितने रुपए मिलेंगे, अब उसको सिर्फ $50 ही मिलेंगे। तो क्या अमेरिका एक्सपोर्ट्स बढ़ा देगा इंडिया से, नहीं बढ़ाएगा। ठीक है ना। चलो सेकंड क्या था, इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ अमेरिका फ्रॉम इंडिया। क्या अमेरिका इंपोर्ट इंडिया से बढ़ा देगा? देखो इसके अंदर मतलब क्या है कि अमेरिका इंडिया से ज्यादा सामान खरीदने लग जाएगा। देखो मान लो कि $1 जो था वो कितने का था, 50 का था। तो अगर अमेरिका को मान लो कोई भी चीज खरीदनी होती थी इंडिया से, तो उसको $50 की चीज मिलती थी $1 के बदले में, लेकिन अब सिर्फ $1 देकर अमेरिका को $100 की चीज इंडिया से मिल जाए, तो अमेरिका क्या करेगा, इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू अमेरिका। क्या इंडिया अपना एक्सपोर्ट्स अमेरिका में बढ़ा देगा? यस, वो भी बढ़ा देगा। कैसे कि $1 की वैल्यू कितनी थी, 50। मान लो हमारे पास एक $100 की चीज थी जो हम अमेरिका के अंदर बेचते थे, और बदले में हमें कितने रुपए मिलते थे, $5,000 मिलते थे। लेकिन अब वो सेम $100 की चीज अगर हम अमेरिका में बेचेंगे, तो उसके बदले में हमें कितने रुपए मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। तो यस, एक्सपोर्ट इंडिया का भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री शोज डेफिसिट बैलेंस ऑफ 10,000। मतलब जो करंट अकाउंट है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं। एक होता है हमारे पास कौन सा, करंट अकाउंट, दूसरा कौन सा होता था, कैपिटल अकाउंट, है ना। अब करंट अकाउंट जो है ना, जो ये वाला अकाउंट था, ये डेफिसिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब -10,000 शो कर रहा है। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर कितना था, 40,000 था। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना था, 20,000 था। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज? तो मतलब देखो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, करंट अकाउंट के अंदर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड कितने थे, 40,000 के, और इंपोर्ट कितने के थे, 20,000 के थे। प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड में क्या आता था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, प्लस अगर कोई बाहर से करंट ट्रांसफर्स आएंगे। ठीक है ना। तो देखो करंट अकाउंट के अंदर -10,000 डेफिसिट शो हो रहा था, और बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना शो हो रहा था, 40,000 -20, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो पॉजिटिव में शो हो रहा था, 20,000 करोड़। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो देखो एक्सपोर्ट्स के बारे में नहीं पूछा, हमें पूछा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितना होगा। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड 20,000 है, तो इंपोर्ट कितना होगा, इंपोर्ट
30,000 सर्विसेज होगी, तभी जाकर हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, मतलब डेफिसिट बैलेंस आएगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितना होगा? 30,000 करोड़। तो आंसर विल बी बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि डैश इज द मेजर टेकन बाय आरबीआई। आरबीआई एक मेजर लेगा टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट। इसको कंट्रोल करना, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करेगा व्हेन इट गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स बाय कंट्रोलिंग मार्केट फोर्सेस। मतलब मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करके एक्सचेंज रेट को आरबीआई क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? देखो, क्या उसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे? नहीं, डिवैल्यूएशन तो गवर्नमेंट करती है, तो उसमें मार्केट फोर्सेस का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है। इंपोर्ट इंक्रीज करके नहीं, आरबीआई क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा? ठीक है ना, आरबीआई करेगा मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? जब आरबीआई अपने रिजर्व्स को ओपन कर देगा और मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करेगा ताकि एक्सचेंज रेट को एक लेवल पे लेकर आया जा सके। दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। देखो, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे ना, तो क्या चीज इंक्लूड होगी, क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय फर्म टू अ बैंक। देखो, इसका मतलब क्या है कि कोई इंटरेस्ट जो था वो फर्म ने बैंक को पे किया है, तो क्या ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो, एक चीज याद रखना कि जब भी कोई लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया जाता है। किसके लिए? प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। मतलब अगर मान लो बैंक ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म आगे उस लोन को क्या करेगी? पर्सनल यूज तो करेगी नहीं उसका, उससे कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएशन करेगी जिससे इनकम जनरेशन होगी। तो अगर कोई भी लोन प्रोडक्टिव पर्पस या इनकम जनरेशन या वैल्यू एडिशन के लिए दिया जाता है ना, तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, बिकॉज वो नई इनकम जनरेट करके इंटरेस्ट आया है। ठीक है ना, तो नई इनकम जनरेशन से अगर कोई इंटरेस्ट आता है तो वो देश की नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, बिकॉज वो एक नया इंटरेस्ट है। अगर उसके बिना फर्म और वैल्यू क्रिएट करना पॉसिबल फर्म के लिए नहीं था। लेकिन अगर ऐसा ही कोई लोन किसी बैंक नॉर्मल किसी व्यक्ति को होम लोन दे या कोई कार लोन दे, ठीक है ना, क्या वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए था? नहीं था। तो क्यों? क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट वो व्यक्ति पे करेगा ना, वो कुछ अर्न करके नहीं पे करेगा, वो अपनी नॉर्मल सैलरी से पे करेगा, और वो सैलरी एक बार नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो चुकी है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सेकंड हमारे पास क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय ए टू हिज फ्रेंड बी फॉर अ कार लोन। देखो, कार लोन है, कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन तो लिया नहीं हुआ, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे हो रहा है क्या उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। थर्ड क्या था? सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। ये सैलरी किसको मिली है? इंडियन को मिली है जो अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के अंदर काम कर रहा है। देखो, हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो जिस भी किसी देश की एम्बेसी है वो उसी देश की क्या होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। मतलब जो अमेरिका की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, वो अमेरिकन टेरिटरी है। तो एक तरीके से इंडियन को अमेरिकन टेरिटरी से पैसा आ रहा है, यानी कि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी। और क्या ये नेशनल इनकम इंक्लूड होगी? यस, होगी। इंडियन है, नॉर्मल रेजिडेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ये भी इंक्लूड होगी। देखिए, नेक्स्ट क्या है? सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। देखो, इसको इंक्लूड करते हैं नहीं, क्योंकि ये एक बार जब ओरिजिनल सेल हुई थी उस टाइम पे इंक्लूड हो गए होंगे ना, दोबारा इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है ना। चलो, तो ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली पेपर के अंदर आने थे। और अगर आपको इन चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वो भी प्लेलिस्ट में मैंने दे दी है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू।